गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस, ये विज़न की 29 जुलाई की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। तो चलिए हम आज की अपनी फर्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ ये काफ़ी टाइम से न्यूज़ में था, लास्ट टाइम भी था जब कोविड आया था। तो अभी देखते हैं ये क्या है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टेंसी कोड अमेंडमेंट बिल 2021 पास्ड इन लोकसभा। फाइन। तो गाइस, ये जो हमारी न्यूज़ है इकोनॉमी में कवर होगी। देखो, अगर हम ये अमेंडमेंट कर देंगे तो ये क्या करेगा, हमने क्या किया था, मैंने आपको भी बताया था। अप्रैल 2021 में क्या गया था, इस ऑर्डिनेंस को बनाया गया था। और ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर हम कोई ऑर्डिनेंस बनाते हैं, ऑर्डिनेंस हम कब बनाते हैं, जब लोकसभा या राज्यसभा सेशन में ना हो। फाइन। अगर फिर लोकसभा एक बार पार्लियामेंट सेशन में आ जाए तो उसके बाद हम क्या करते हैं, विद इन 6 वीक्स उस ऑर्डिनेंस को हमें बिल में बनाना पड़ता है, एक्ट में बनाना पड़ता है। नहीं तो वो क्या हो जाता है, वो अपने आप ही जो ऑर्डिनेंस है वो डाइल्यूट हो जाता है। फाइन। तो ये क्या करेगा, इट विल रिप्लेस द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टेंसी कोड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2021 जो अप्रैल 2021 में आया था, जिसके अंदर गाइस हमने ये पढ़ा था, जिसके अंदर हमने प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस की बात करी थी एमएसएमई के लिए। फाइन। एमएसएमई सेक्टर दैट इज अ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। और हमने कल भी पढ़ा था कि एमएसएमई सेक्टर क्या क्या इश्यूज फेस कर रहा है और इसलिए हम उनके लिए कुछ स्टिमुलस पैकेज लेके आने की बात कर रहे हैं। तो कल हमने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में पढ़ा था। देखो गाइस, सबसे पहले मैं आपको एक बार दोबारा बता दूं, वैसे मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है। प्री पैक रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है। सपोज करो कोई एमएसएमई है, कोई कंपनी है, ठीक है, उसने लोन ले रखा है अब बैंक से। अब वो लोन चुकाने में असमर्थ है। क्यों? क्योंकि उसकी कोविड की वजह से उसकी फाइनेंशियल कंडीशन थी, वो बिल्कुल लॉस में चली गई और अब वो असमर्थ है। तो प्री पैक रिजोल्यूशन से क्या हो सकता है, जो वो कंपनी है वो अपने डेप्ट को रिजोल्व कर सकती है एक एग्रीमेंट के साथ बिटवीन द सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एंड द एग्जिस्टिंग ओनर्स और आउटसाइड इन्वेस्टर इंस्टेड ऑफ अ पब्लिक बिडिंग प्रोसेस। देखो अब क्या है, अब देखो कंपनी ने अगर बैंक का पैसा नहीं दिया तो बैंक तो आ जाएगा, है ना, वो तो उसके अगेंस्ट क्या है, वो चीज़ें प्रोसेसिंग शुरू कर देगा। ठीक है, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्टेंसी कोर्ट जाएगा। प्री पैक रिजोल्यूशन में क्या होता है, मैं कंपनी की ओनर हूँ या मैंने जो भी घाटा किया जो मेरी वजह से हुआ है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, कुछ क्रेडिटर जो उस कोई ऐसा बंदा देखूंगी जो मेरी कंपनी को क्रेडिट करे, मेरी फाइनेंशियली सपोर्ट करे, ठीक है, तो या तो उसके साथ एग्रीमेंट करूंगी या फिर कोई बाहर का कोई मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है उसके साथ डायरेक्ट एग्रीमेंट करूंगी। फाइन। तो ये होता है प्री पैक रेजोल्यूशन। इंस्टेड ऑफ पब्लिक बिडिंग, मतलब कि एक बिना सोचे समझे डायरेक्टली मेरी कंपनी को बेच रहे हो, ठीक है, उसकी जगह हम क्या करेंगे, प्री पैक रेजोल्यूशन का हमने इसमें अमेंडमेंट में ये चीज़ को ऐड किया। इस बिल के फीचर्स क्या हैं, जरा हम एक बार पढ़ लेते हैं। देखो, इसमें क्या करेंगे, इट स्पेसिफाई अ मिनिमम थ्रेशोल्ड ऑफ नॉट मोर देन 1 करोड़ रुपी फॉर इनिशिएटिंग पीआईआरपी। मतलब कि सपोज करो अगर आपका डेप्ट 1 करोड़ रुपए है कम से कम, तभी ये प्रोसेस शुरू हो सकती है प्री पैक रेजोल्यूशन की। अगर उससे कम है तो नहीं शुरू होगी। इसके अलावा क्या है, साइमल्टेनियस कुछ एप्लीकेशंस होंगी फॉर इनिशिएशन ऑफ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस एंड पीआईपीआर, उसका डिस्पोजल होगा जो पेंडिंग है अगेंस्ट द सेम कॉर्पोरेट डेप्टर। सीआईआरपी एक मैकेनिज्म है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन को रिजॉल्व करते हैं, जो ओपन बिडिंग सिस्टम एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। मतलब कि इसके अंदर क्या होता है, आप कोई भी कंपनी को ओपन मतलब पब्लिक को बेच सकते हो, ठीक है, आप लोगों को बुला सकते हो कि जिसने मेरी कंपनी खरीदने आओ और ले जाओ। फाइन। इसके अलावा क्या है, इससे रिलेटेड आप अनिश में ऑफेंसेस इसमें ऐड किए हैं। फाइन। इसके अलावा इसमें हमें स्विस चैलेंज अलाउ किया है इस किसी भी रेजोल्यूशन प्लान को, जिसमें क्या होएगा, दैट प्रोवाइड्स लेस देन फुल रिकवरी ड्यूज फॉर द ऑपरेशनल क्रेडिटर्स। देखो, स्विस चैलेंज मैकेनिज्म के अंदर क्या होता है, कोई भी जो थर्ड पार्टी होती है वो एक रेजोल्यूशन प्लान को सबमिट कर सकती है फॉर द डिस्ट्रेस कंपनी। फाइन। मतलब कि प्री पैक रेजोल्यूशन प्लान का तो आपको समझ में आ गया कि क्या होता है। स्विस चैलेंज में क्या होता है, कोई थर्ड पार्टी, इसके अंदर क्या होता है, कोई भी थर्ड पार्टी आ सकती है, वो ये बताएगी किस तरह से जो मेरी कंपनी है, जो भी डिस्ट्रेस है, वो किस तरह से उसको इस स्ट्रेस से बाहर निकालेगी। और जो ओरिजिनल एप्लीकेंट है वो देख सकता है कि क्या वो उसके रेजोल्यूशन प्लान से मैच कर रहा है, और वो फिर देखता है कि उसको मैं इन्वेस्टमेंट के लिए अलाउ करूँ या नहीं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमने कुछ इसमें ऐड करी है, इस बिल के कुछ फीचर्स हैं। फाइन। तो गाइस, आपको पता होना चाहिए स्विस चैलेंज किससे रिलेटेड है। फाइन। सिग्निफिकेंस क्या है, देखो, पीआईआरपी से क्या होएगा, जो ये 120 दिन की टाइमलाइन प्रोवाइड करेगा, जिसमें आप क्या कर सकते हो, टाइमली मैनर में, कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में इंसॉल्वेंसी रिजॉल्व कर सकते हो। जबकि जो सीआईआरपी था वो क्या करता था, टाइमली थोड़ा ज़्यादा था, 270 दिन था, और इसमें अभी तक 86% केसेज हैं जिसमें ब्रीच हुए हैं। फाइन। पीआरपी क्या करता है, कुछ कहीं ना कहीं जो डेप्टर है, जो ऑलरेडी कर्जे में है, ठीक है,
उसके ऊपर कंट्रोल बना के रखता है, और साथ में वो मतलब कि क्योंकि अब क्या है, हमने प्री पैक की सुविधा दे दी तो उसका बिजनेस डिस्रप्शन उतना नहीं होता। जबकि CIRP में क्या होता था, इसमें एक रेजोल्यूशन प्रोफेशनल होता है जो डेप्टर को कंट्रोल में रखता है, ठीक है। इसके अलावा इससे जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है उसके ऊपर जो इतने केसेस जाते रहते हैं तो उसका भी बर्डन कम जाएगा। फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है एनवायरनमेंट में कवर होगी। फाइन। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म में भी आप समझ में हो, कार्बन मतलब कार्बन एमिशंस, बॉर्डर मतलब किसी एक कंट्री से दूसरी कंट्री अगर आपको क्या करना हो, मतलब एक्सचेंज करना हो। फाइन। अभी क्या यूरोपियन यूनियन के एक टारगेट है, उसके पार्ट है जिसके अंदर उन्होंने क्या करना है, जो यूरोपियन यूनियन का ये टारगेट है कि 1990 में जितने वो कार्बन एमिशंस थे उसके कंपैरेटिवली 55% कार्बन एमिशन को रिड्यूस करना है 2030 तक, और इसका नाम है फिट फॉर 55 इनिशिएटिव। 55 इनिशिएटिव मतलब 55% हमें कार्बन एमिशंस को कम करना है, और ये वर्ल्ड का पहला कार्बन बॉर्डर टैक्स है ऑन इम्पोर्टेड गुड्स। मतलब कि आपको पता है यूरोपियन यूनियन है तो वहाँ पे जो यूरोप की जो कंट्रीज़ हैं वो क्या करती है, अगर ऐसे गुड्स को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर रही है जो कार्बन एमिशंस प्रोड्यूस कर रहा है तो उस पर क्या लगेगा, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स लगेगा, और ये कब से स्टार्ट होगा, 2026 है। फाइन। तो इससे क्या होएगा, जो कार्बन लीकेज होता है, ठीक है, मतलब कि इससे क्या होएगा, अगर कोई भी एक कंट्री दूसरी कंट्री को इस तरह के प्रोडक्ट से इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं जो क्या होती हैं चीपर हो लेकिन वो पोल्यूशन बढ़ा रही हैं, तो उस चीज़ों को हम क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। फाइन। तो 8.6 टू एड्रेस द कार्बन लीकेज दैट इज द कंपनीज रिकैम टू प्लेसेस विद चीपर पोल्यूशन कोस्ट एंड द लूज क्लाइमेट रेगुलेशन। फाइन। तो इससे कहेंगे जो कंपनीज है वो अच्छे वे में क्लाइमेट रेगुलेशन के साथ डील करेगी, कंप्लाई करेगी। अब कार्बन बॉर्डर टैक्स क्या होता है, ये हम क्या करते हैं, उस इम्पोर्टेड गुड पे लगाते हैं जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आता है जो कार्बन एमिट करता है विद लेस स्ट्रिक्ट क्लाइमेट पॉलिसी। मतलब कोई यूरोपियन यूनियन में सपोज करो 2 कंट्री हैं, एक कंट्री ऐसी वहाँ पे क्लाइमेट रिलेटेड इतनी रेगुलेशंस नहीं है, तो अगर वो अपने प्रोडक्ट को दूसरी कंट्री में बेच रही है तो उस इम्पोर्टेड गुड पे क्या लगेगा, ये कार्बन बॉर्डर टैक्स। और ये हम क्यों कर रहे हैं, ताकि एक लेवल प्लेइंग फील्ड बना के रखें इम्पोर्ट्स और डोमेस्टिक प्रोडक्शन में। इंडिया इसको अपोजिशन क्यों कर रही है, अब देखो डेवलपिंग कंट्रीज है जैसे इंडिया, वो हमेशा इस मैकेनिज्म को अपोज करती है बिकॉज वो बोलते हैं डिस्क्रिमिनेटरी। डिस्क्रिमिनेटरी क्यों है, क्योंकि देखो ऑफकोर्स अगर आप इतना करोगे तो इंडिया को टेक्नोलॉजी अच्छी लेके आनी पड़ेगी। अब टेक्नोलॉजी अच्छी लाएगी तो इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट के प्राइस हैं, गुड्स के प्राइस हैं, वो बढ़ जाएंगे, ठीक है, और उसके फिर प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड कम हो जाएगी। यूरोपियन यूनियन 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है किसका, इंडिया का। इसके अलावा ये कहीं ना कहीं क्या है, UN के जो प्रिंसिपल हैं कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज, उसके भी एंगेज है। देखो गाइस आपको पता होगा ये कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का मतलब क्या होता है, मतलब कि चाहे डेवलप्ड कंट्री हो या डेवलपिंग कंट्री है, उन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कार्बन एमिशंस को रिड्यूस करना। लेकिन डिफरेंशिएटेड क्यों है, मतलब कि किसी को कम करने किसी को ज़्यादा, क्यों, क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो आज डेवलप है लेकिन सबसे ज़्यादा जो पोल्यूशन है वो उन लोगों की वजह से फैला है, ठीक है। डेवलपिंग कंट्री उतना कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रही है बिकॉज वो अभी डेवलप ही नहीं है। फाइन। क्योंकि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1 आया 2 आया तो उसमें सबसे ज़्यादा जो कार्बन एमिशंस को कंट्रीब्यूट किया है वो किसने किया है, डेवलप कंट्रीज़ ने किया है ना। तो इस वजह से ये इन प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है। प्रिंसिपल बोलते हैं कि जो रिचर कंट्रीज़ हैं उन पे क्योंकि फाइनेंशियल सपोर्ट जाता है तो उनके पास रिस्पॉन्सिबल है और उनके पास टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, तो उन्हें क्या करना है, उन्हें ज़्यादा एमिशंस कम करनी है एज़ कम्पेयर टू डेवलपिंग एंड वल्नरेबल कंट्रीज़। फाइन। जो खुद क्लाइमेट चेंज से लड़ने में अभी असमर्थ हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हो ये किस तरह से वर्किंग करेंगी, तो गाइस ये आप खुद बताओगे वर्किंग, तो खुद कम आप भी थोड़ा सा करना सीखो, नहीं तो कि आपको स्पून फीडिंग की आदत हो जाएगी। फाइन। नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, मैं कल आपको कराऊंगी। नेक्स्ट न्यूज़ है यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर एड्रेसेस द प्री समिट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस फूड सिस्टम समिट 2021। फाइन। तो ये जो न्यूज़ है हमारी अगेन एग्रीकल्चर मतलब इकोनॉमी में कवर होगी। अभी क्या है जो UN फूड सिस्टम समिट ये होने वाली सितंबर 2021 में न्यूयॉर्क में होगी, और UN फूड सिस्टम प्री समिट हुई है 2021 की, कहाँ पे, रोम में, जिसको ऑर्गेनाइज किया गया है किसके द्वारा, UN और इटली के द्वारा। मतलब कि समिट होगी सितंबर 2021 में, और उससे पहले एक समिट हुई है दैट इज़ अ प्री समिट, वो रोम में हुई है, जिसको ऑर्गेनाइज किया किसने, यूनाइटेड नेशन और इटली ने। UN फूड सिस्टम समिट का एम क्या है, ये क्या करेगा, कुछ बोल्ड एक्शंस को लॉन्च करेगा जिसके अंदर हम किस तरह से अपने 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको हम क्या कर सके, अचीव कर सके। क्योंकि कोविड की वजह से सभी क्या हो गया, मतलब कि कहीं ना कहीं बीच में हाल्ट आ गया, तो एक न्यू एक्शंस को लेके आएगा जिससे सो दैट हम 17 इन गोल्स पे प्रोग्रेस कर सके, जैसे हम हेल्थ केयर, ठीक है, या और सस्टेनेबल अपना इक्विटेबल फूड सिस्टम बना सकें। टर्म फूड सिस्टम का मतलब क्या है, हमें इस तरह से एक्टिविटीज़ को कंबाइन करना है, जैसे प्रोड्यूस
ठीक है, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टिंग, कंज्यूमिंग, मतलब इन चारों पे हमें फोकस करना है, सिर्फ प्रोडक्शन पे नहीं करना है, वहाँ तक पहुँचे भी लोगों के पास तक हम उन सब पे फोकस करना है। फाइन। इस समिट के अंदर क्या जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है उन्होंने ही बताया कि एग्रीकल्चर की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है अगर हमने अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करना 2030 को, क्योंकि 17 में से जो 12 सस्टेनेबल गोल्स हैं वो डायरेक्टली किस पर डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर पे। फाइन। तो आप देख सकते हो जरा यूएन जो फूड सिस्टम समिट है उनको 5 एक्शन ट्रैक से गाइड किया गया है। सबसे पहले कि हम चाहते हैं कि सभी के पास सेफ और न्यूट्रिशन फूड हो। दूसरी बात है कि हमें क्या करना है, सस्टेनेबल कंजप्शन पैटर्न पे शिफ्ट होना है, जैसे जो नॉन वेज वगैरह खाते हैं उससे हमें शिफ्ट होकर वेज पे जाना है। इसका मतलब ये है हमें नेचर पॉजिटिव प्रोडक्शन करनी है, मतलब कि आप एग्रीकल्चर करो लेकिन ये ना हो कि आप नेचर को हार्म कर रहे हो, ऐसे फर्टिलाइजर ये सब यूज़ मत करो। इसके अलावा हमें अपने इक्विटेबल लाइवलीहुड्स को एडवांस करना है, इक्वली असेस कराएं, हम फूड वेस्टेज वगैरह कम करें। इसके अलावा हमें क्या करना है, बिल्ड रेजिलियंस टू वल्नरेबिलिटी शॉक्स एंड सच, जैसे कोई फ्लड आ गया, ड्राउट आ गया, इस तरह के कोई भी इवेंट्स आ गए तो उस हिसाब से हमें अपने एग्रीकल्चर को परफॉर्म करना हो। फाइन। रेजिलियंट एग्रीकल्चर को हमें हटाना, ठीक है। तो मेजर्स क्या लिए हैं सो दैट हम अपने एग्रीकल्चर फूड सिस्टम को ज़्यादा सस्टेनेबल बनाएं। सबसे पहले पर ड्रॉप मोर क्रॉप स्कीम फॉर इरीगेशन, क्योंकि आपको पता है हमारे वाटर रिजर्व्स कितने ज़्यादा डिप्लीट हो रहे हैं, तो हमें क्या करना है कि इस तरह से इरीगेशन करनी है कि एक ड्रॉप से ज़्यादा क्रॉप को फायदा हो। सेकंड है परंपरागत कृषि विकास योजना, जिसमें हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करें। सोयल हेल्थ कार्ड स्कीम इसलिए सो दैट हम वाटर और सोयल सोर्सेज को कंजर्व कर सके। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसमें आपको पता होगा इसमें हम इंश्योरेंस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं फार्मर्स को उनके क्रॉप के लिए। एक कुछ और इनिशिएटिव हैं जैसे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हो गया जिसमें 1 लाख करोड़ पे है। इसके अलावा हमने 10,000 FPOs बनाने हैं, PM किसान स्कीम, ये सब इसलिए ले रहे हैं ताकि हम क्या कर सकें, फार्मर्स के लिए फार्मिंग प्रॉफिटेबल बना सकें। नेक्स्ट है यूनियन कैबिनेट अप्रूव द डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन बिल 2021 एंड अमेंडमेंट इन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है इकोनॉमी में कवर होगी अंडर GS3। देखो अब सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं क्या, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन बिल। देखो गाइस ये एक, सबसे पहले बता दूं, जो DICGC है ये एक फुली ओन्ड सब्सिडी है किसकी, RBI की, जो क्या करती है बैंक के डिपॉजिट पे इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। जैसे आप बैंक डिपॉजिट रखते हो 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, तो बैंक क्या करती है आपको मिनिमम 1 लाख रुपए, अगर सपोज करो वो बैंक करप्ट हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, वो डूब जाता है, लेकिन आपके जो पैसे हैं वो 1 लाख तक सिक्योर रहता है। अब आपने 10 लाख रुपए जमा करा रखे तो ये नहीं आपको 10 लाख मिले, नहीं, 1 लाख तक आपके सिक्योर रहते हैं, 1 लाख के पैसे की वो गारंटी देती है। फाइन। तो ये RBI की सब्सिडी है जो आपके बैंक डिपॉजिट के अगेंस्ट इंश्योरेंस कवर करती है। ये सभी बैंक डिपॉजिट, चाहे वो सेविंग हो, चाहे वो FD हो, चाहे RD हो, कोई भी हो, दैट इज द सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड और करंट डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट, सभी तरह के डिपॉजिट को कवर करती है। कमर्शियल बैंक्स के इंक्लूडिंग फॉरेन बैंक ब्रांचेस इन इंडिया, ठीक है। तो गाइस आपको पता होना चाहिए इवन की फॉरेन बैंक ब्रांचेस के भी डिपॉजिट को ये कवर करती है, एक्सेप्ट प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये भी पता होना चाहिए, एक्सेप्ट। फाइन। अब इसकी हाईलाइट्स क्या है, ये क्या करेगा, सबसे पहले जो 1961 का एक्ट था उसको अमेंड कर देगा। इसके अलावा अब मैंने कहता है ये क्या करेगा, अगर वो बैंक किसी, मतलब कि बैंक करप्ट हो गया या बैंक को लिक्विडिटी चलेगी तो 5 लाख तक के फंड को प्रोवाइड करेगा विद इन 90 डेज। मतलब पहले मैं 1 लाख की बात करी थी लेकिन 5 लाख तक का आपको प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा क्या है, इसमें हमने क्या किया, डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रीमियम को 20% तक बढ़ाया है और मैक्सिमम 50%, मतलब कि जो प्रीमियम है वो बैंक्स के द्वारा पे किया जाएगा, किसको, इस पर्टिकुलर कंपनी को। इसके अलावा लास्ट ईयर जो डिपॉजिट इंश्योरेंस था मैं था ना 1 लाख से बढ़ा के 5 लाख कर दिया, और ये भी न्यूज़ हमने पढ़ी थी। नेक्स्ट है बिल है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बिल। देखो हमने ये भी पढ़ा है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप मतलब क्या होता है। जैसे सपोज करो आप कोई बिजनेस स्टार्ट किया 2 दोस्तों ने, तो आप में पार्टनरशिप है, तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या होता है, एक तरह का अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, उस कंपनी को लिमिटेड लायबिलिटी के बेनिफिट देते हैं, मतलब कि उसके ऊपर ज़्यादा पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी, आप कम से कम, लायबिलिटी मतलब क्या है, जो आपका काम है। सपोज करो अगर आप दिन में 3 बार खाना बनाते हो तो ये आप लायबिलिटी है कहीं ना कहीं, ठीक है, आपको खाना बनाना ही है। फाइन। अब जैसे बैंक है, बैंक में आपके डिपॉजिट्स हैं, ठीक है, तो वो बैंक की लायबिलिटी है क्योंकि वो पैसा उनको आपको देना ही देना है, वो उसके खुद का पैसा नहीं है, ठीक है, वो बैंक का खुद का पैसा नहीं है क्योंकि वो आपको देना ही देना। तो लिमिटेड क्या होता है, ये आपको बेनिफिट देता है, लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ अ कंपनी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ अ पार्टनर, मतलब ईजिली आप पार्टनरशिप करके काम भी कर सकते हो, बिजनेस भी कर सकते हो, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या आप पे कम है। ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है जिसमें क्या होता है, आपके जो एसेट्स हैं वो आप पूरे उसका लेबल हो, लेकिन जो पार्टनर की जो लेबिलिटी है वो लिमिटेड है टू देयर एग्रीड कंट्रीब्यूशन। और ये रेगुलेट किसके द्वारा किया जाए, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मेजर हाईलाइट देख लेते हैं, ये LLP एक्ट 2008 को अमेंड करेगी। इसके अलावा इसमें जो 12 ऑफेंसेस उनको डीक्रिमिनलाइज किया, ठीक है, तो याद करना डीक्रिमिनलाइज किया, सो दैट हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ा सकें। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, लिमिटेड लायबिलिटी
कि न्यू डेफिनेशन डाली है हमने स्मॉल LLPs की, सो दैट हम एंटरप्रेन्योर्स को एंकरेज कर सकें बेस्ड ऑन देयर टर्नओवर साइज एंड कंट्रीब्यूशन बाय पार्टनर्स और प्रॉपर्टीज विल बी इंट्रोड्यूस। फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है पार्लियामेंट पासिस जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑन चिल्ड्रन अमेंडमेंट बिल 2021। तो गाइस ये जो माय न्यूज़ है सोशल इश्यूज में कवर होगी अंडर GS1 एंड GS, वेरी इंपॉर्टेंट होगी गाइस। अब ये जो बिल क्या करेगा, वो 2015 का जो एक्ट है उसको अमेंड करेगा और चाइल्ड को और ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा जो सेटअप हुई था अंडर 2015 एक्ट। ठीक है, ये जो हम जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है उसके अंदर जो फीचर है वो मैक्सिमम किसकी लाइन पे है, ऑन द लाइन विद द UN कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ द चाइल्ड, UN रूल्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जुवेनाइल जस्टिस जिसे हम बेसिक रूल्स भी बोलते हैं, या फिर हैग कन्वेंशन जो कि 1993 का है। अब इस अमेंडमेंट के जो बिल के जो फीचर्स हम जरा देख लेते हैं। इंस्टेड ऑफ जो कोर्ट से 2015 एक्ट में अब जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो इशू ऑर्डर को इशू कर सकता है इंट्रा कंट्री और इंटर कंट्री अडॉप्शन। मतलब कि अगर आप कोई बच्चा अडॉप्ट कर रहे हो या तो विद इन द इंडिया या आउटसाइड द इंडिया, तो उसमें जो भी ऑर्डर इशू है पहले सिर्फ कोर्ट कर सकता था, लेकिन अब DM कर सकता है। इसके अलावा चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में क्या मेंबर होंगे, क्या उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उनको डिफाइन किया है इसमें। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट के सर्वे के अकॉर्डिंग जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में 7600 जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है वो अभी उनकी कंडीशन अच्छी नहीं है। फाइन। एक्ट ने अब क्या किया, कुछ सीरियस ऑफेंसेस को रीडिफाइन किया है, बिकॉज अभी जो प्रेजेंट जो ऑफेंसेस थे अंडर सेक्शन 86 उनमें कुछ ऑफेंसेस को आइडेंटिफाई किया विद, इसमें कुछ हमने क्या किया, ऐसे ऑफेंसेस को 7 साल की इम्प्रिजनमेंट कर दिया एज हीनियस क्राइम। मतलब कि अगर आपको किसी सज़ा 7 साल मिले किसी ऑफेंस का तो इसका मतलब आपको हीनियस क्राइम है, बट साइलेंट इफ़ नो मिनिमम सेंटेंस इज गिवन और मिनिमम सेंटेंस ऑफ लेस देन सेम। ठीक है। अब शिल्पा मित्तल वर्सेस स्टेट ऑफ NCT दिल्ली एक केस हुआ था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सीरियस ऑफेंसेस को कंसीडर किया जाएगा रेदर देन द हीनियस। जो भी ऑफेंसेस इस एक्ट के अंडर कवर होते हैं वो चिल्ड्रन कोर्ट में ट्राइड होंगे। फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटी नो शील्ड फॉर क्रिमिनल एक्ट्स इन हाउस से सुप्रीम कोर्ट। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है पॉलिटी में कवर होगी अंडर GS2। अभी क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, मतलब कि प्रिविलेज होने में और इम्यूनिटी होने में फ़र्क है ये बताया। सुप्रीम कोर्ट ने केरला गवर्नमेंट की जो प्ली थी, रिक्वेस्ट थी, जिसके अंदर ये बोला था कि जो 6 MLAs के अगेंस्ट जो प्रोसीडिंग चल रही थी, ठीक है, वो गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने वो रिजेक्ट करती थी। कोई आपको पता है MPs और MLAs दोनों को कुछ ना कुछ क्या मिलता है, प्रिविलेजेस मिलते हैं, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस मिलते हैं। वो क्यों मिलते हैं कि अगर वो पार्लियामेंट में कुछ भी बोल रहे हैं तो उनकी उस पर ये ना बोले कि मतलब कि उन्होंने कुछ बेइज्जती करी है, ठीक है, तो इसलिए उन्हें कुछ प्रिविलेजेस बोलते हैं। तो केरला गवर्नमेंट पे क्या हुआ था, वहाँ के जो 6 MLAs हैं उन्होंने ऐसा कुछ बोला होगा, ठीक है, तो इसको बोला गया उनके अगेंस्ट केस हो गया। तो केरला गवर्नमेंट लेके केस कि बोल के पे कि इनके आप केस नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास तो प्रिविलेजेस हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये इनकी रिक्वेस्ट मना कर दी, बोला नहीं, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने केरला गवर्नमेंट की प्ली रिजेक्ट कर दी अंडर IP दैट इज़ द इंडियन पिनल कोड एंड प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984, जिसके अंदर उन्होंने क्या किया है, असेंबली के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर क्या प्रॉपर्टी को डैमेज किया ड्यूरिंग द बजट जो प्रेजेंट हुआ था मार्च 2015 में। तो आप देख सकते हो कितना पुराना केस है। फाइन। मतलब अगर उन्हें प्रिविलेजेस मिले थोड़ा वो तोड़फोड़ करेंगे, नो। फाइन। तो यही बताया उन्होंने, ठीक है। तो ये जो PDPP दैट इज द प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट है वो किसी भी बंदे को पनिश कर सकता है अगर कोई वो ऐसी मिसचीफ ऐसी हरकतें करता है इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पब्लिक प्रॉपर्टी। फाइन। केरला गवर्नमेंट ने क्या बोला था, उन्होंने बोला था कि इस केस को विड्रॉ कर लेना चाहिए। किस बेसिस पे ये बोला था, सबसे पहले क्या है कि MLAs क्या करते हैं अंडर आर्टिकल 194 कुछ प्रिविलेजेस इंजॉय करते हैं, और अगर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है तो वो कहीं ना कहीं किसके ऊपर है, मतलब कि देखो आपको ये पता होना चाहिए गाइस, MPs और MLAs दोनों प्रिविलेज इंजॉय करते हैं, और अगर उन्होंने अपने प्रिविलेज को तोड़ा है, उनको गलत इस्तेमाल किया, तो ये बोला जा रहा है कि वो कौन डिसाइड करेगा, वो वहाँ का स्पीकर डिसाइड करेगा, ठीक है। तो इसलिए केरला गवर्नमेंट बोल रही है कि आपको ये केस विड्रॉ करना चाहिए, क्योंकि पहली बात है कि उनके पास प्रिविलेजेस है, दूसरी बात है अगर उन्होंने ब्रीच किया भी तो वो एक्सक्लूसिवली किसका जो रिस्ट्रिक्शन है, स्पीकर का है। तीसरा उन्होंने बोला है कि जो स्पीकर है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जो बोलेगा कि पुलिस एक्शन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट पे नहीं जाएगा, इस वजह से उन्होंने बोला। फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज़ हैं वो कोई एक रास्ता नहीं है जिसके थ्रू कोई भी MP और MLA हर चीज़ से एग्जेम्प्ट हो जाए, हर एक चीज़ से एग्जेम्प्ट हो जाए, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर हम किसी भी MLA को प्रोसीडिंग्स विड्रॉ करते हैं तो कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, जो इक्वालिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 को हम कहेंगे उसके साथ क्या कर रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं। फाइन। वुड अमाउंट टू इंटरफेरेंस विद द नॉर्मल कोर्स ऑफ जस्टिस फॉर इलेजिटिमेट रीजन, ठीक है। इससे पहले भी लोकायुक्त जो कि जस्टिस रिपू सदन दयाल थे जो कि रिटायर्ड है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो मेंबर्स हैं उनके पास तो कुछ प्रिविलेजेस हैं, वो इसलिए जो कि असेंशियल है सो दैट उनके जो मतलब कि
काम चलता रहे, ठीक है, पार्लियामेंट या असेंबली का काम चलता रहे, वो प्रिविलेजेस हम इसलिए देते हैं, इसलिए नहीं देते कि वो प्रॉपर्टी को डैमेज करे। फाइन। अब हम बताते हैं छोटी छोटी न्यूज़ पे, दैट इज़ द सिक्योर्ड लॉजिस्टिक डॉक्यूमेंट एक्सचेंज। अभी क्या है, डिजिटल इनिशिएटिव का पार्ट है जिसके अंदर हमें क्या करना है, लॉजिस्टिक एफिशिएंसी बढ़ानी है। लॉजिस्टिक मतलब ट्रांसपोर्टेशन गुड्स एंड सर्विसेज का, और लॉजिस्टिक कॉस्ट को रिड्यूस करना है। जैसे रोड से थ्रू जो ट्रांसपोर्ट है तो वो ज़्यादा हमारा इंडिया का सबसे ज़्यादा 14% ऑफ GDP है, और उसको हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है। तो गवर्नमेंट ने इसलिए क्या किया, ये लॉन्च किया, दैट इज़ द सिक्योर्ड लॉजिस्टिक डॉक्यूमेंट एक्सचेंज। इससे क्या होगा, जो प्रेजेंट मैनुअल प्रोसेस है जनरेशन की, ठीक है, या फिर कोई भी, जैसे आप क्या करते हो, माल को ट्रांसपोर्ट करते हो मुंबई से अगर हरियाणा लेके जा रहे हो, तो जो भी आपको लॉजिस्टिक डॉक्यूमेंट लगाने हैं तो उनसे अब आपको नहीं कैरी करना होगा, मैनुअल प्रोसेस नहीं होगा। फाइन। विद अ डिजिटाइज, अब आप सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक कर सकते हो, डिजिटाइज, सिक्योर और सीमलेस, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस एमिशन कैलकुलेटर को लॉन्च किया गया था, जो कि एक एफिशिएंट यूजर फ्रेंडली टूल है जो प्रोवाइड करता है कि किस तरह से हम ग्रीन हाउस गैस एमिशन को चेक करेंगे अक्रॉस द डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन मॉडल। नेक्स्ट है ड्रिंक फ्रॉम टैप सूजल मिशन। अभी क्या पूरी तरह से उड़ीसा में है, वो पहली सिटी बनी है कंट्री में जो ड्रिंक फ्रॉम टैप फैसिलिटी स्टार्ट करी है 24 घंटे बेसिस पर अंडर द सूजल मिशन। तो गाइस आपको पता होना चाहिए, सूजल मिशन 2020 में लॉन्च किया गया था, जिसके अंदर ये कि हमें 15 अर्बन एरियाज में टैप ड्रिंकिंग वाटर, वो भी क्वालिटी वाटर प्रोवाइड करना है। इसके अंदर हम 24/7 हेल्पलाइन सेंटर करते हैं, जिसके आप क्या कर सकते हो, अगर आपको कुछ दिक्कत है तो आप वहाँ से आप एड्रेस कर सकते हो विद इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम, और मोबाइल वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरी है। अभी तक कोई भी मेट्रो जो सिटी है हमारी, दिल्ली हो गई, ठीक है, मुंबई हो गई, उसमें भी इस तरह की फैसिलिटी नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए पूरी में आ गई है। नेक्स्ट है अर्थ ओवरशूट डे। देखो हम मैक्सिमम पढ़ते हैं, मैंने मतलब कि पिछली बार बताया था। अर्थ ओवरशूट डे क्या होता है, मतलब कि देखो आपको सीधा बताती हूँ, वो अर्थ एक साल में जनरेट कितना कर रही है और आपकी वो ख़त्म कब कर रहे हो, लाइक आपकी मतलब आपके लिए खाना बनाया है, मतलब एक दिन का खाना आपके लिए बना लिया, लेकिन वो आपने खाना कितने दिन में ख़त्म कर लिया, आधे दिन में ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो वही होता है कि अर्थ एक साल में जितनी सर्विसेज दे सकते हो, लेकिन आपने उसको कंज्यूम कितना कर लिया, 29 जुलाई, ठीक है। तो अर्थ ओवरशूट डे वो डे होता है जब ह्यूमैनिटी की जो डिमांड होती है उस अपने रिसोर्सेज, अर्थ के रिसोर्सेज, वो एक्सीड हो जाती है व्हाट अर्थ कैन जनरेट इन दैट ईयर। फाइन। ये हर साल कौन कैलकुलेट करता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क, और ये 1970 से कर रहा है। 29 जुलाई को अर्थ ओवरशूट डे बनाया गया 2021 में। लास्ट ईयर जो अर्थ ओवरशूट डे था वो 22 अगस्त को था, जो कि 2019 में भी 29 जुलाई को था। अब 2020 में क्यों था, क्योंकि कोविड आ गया था, जिसकी वजह से। फाइन। इस क्यों हो रही है इतनी हमारी डिमांड, क्यों बढ़ रही है, डिफोरेस्टेशन की वजह से, जैसे अमेजन रिफॉरेस्ट, ठीक है, CO2 एमिशंस बढ़ रहे हैं बाय द एनर्जी सेक्टर। नेक्स्ट है गोल्ड ओर रिजर्व। अभी क्या है, इंडिया के पास गोल्ड ऑयल रिजर्व कितने हैं, 501.83 मिलियन टन है। अगर हम 1 अप्रैल 2015 देखें, अकॉर्डिंग टू द नेशनल मिनरल इन्वेंट्री डाटा अंडर द इंडियन ब्यूरो ऑफ माइन। इसके बाद लार्जेस्ट रिजर्व किस किस के पास है, पता होना चाहिए स्टेट के अकॉर्डिंग। बिहार 44%, राजस्थान 25%, कर्नाटका 21%, वेस्ट बंगाल 3%, आंध्र प्रदेश 3%, झारखंड 2%। इंडिया साइकिल्स फॉर चेंज चैलेंज। देखो इंडिया का जो साइकिल फॉर चेंज चैलेंज है वो 25 जून 2020 में लॉन्च हुआ था, और ये किसका मिशन था, इनिशिएटिव ऑफ द स्मार्ट सिटीज़ मिशन, जो कि किसके अंडर चल रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। सो दैट हम क्या कर सकें, हम लोगों को इंस्पायर कर सकें, सपोर्ट कर सकें कि आप ट्रांजिशन हो साइकिल फ्रेंडली इनिशिएटिव पे। जब कोविड आया था, साइकिल एक तरह का वो है कि आप हेल्दी भी रह सकते हो, फिजिकली भी और मेंटली भी, और एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट कर सकते हो। इसमें हमने और कुछ भी इनिशिएटिव प्रमोट किए थे, जैसे पॉपअप प्लेस, ट्रैफिक काम स्ट्रीट, कम्युनिटी साइकिल रेंटल स्कीम एंड साइकिल ट्रेनिंग। रिसेंटली क्या 11 सिटीज़ को अवार्ड किया गया है एज द जो इंडिया के टॉप साइकिलिंग पायनियर्स में है, और उनको 1 करोड़ का रिवार्ड भी मिला है। फाइन। नेक्स्ट है यूनेस्को ने ऐड किया है वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट को। वर्ल्ड हेरिटेज साइट आपको पता होगा ना, इज़ अ वो प्लेस होता है जिसको यूनेस्को रिकॉग्निशन दे देता है, क्योंकि यहाँ उसकी जो कल्चर और फिजिकल इंपॉर्टेंस है वो बहुत अलग है, और इसको हमें उसको आउटस्टैंडिंग वैल्यू देनी है। 2 तरह की साइट्स होते हैं, एक नेचुरल साइट्स होते हैं, कल्चरल होते हैं, और एक मिक्सड भी होते हैं। फाइन। तो अभी के इसके अलावा इंडिया के अलावा भी कहीं हुई है नेचुरल साइट, 4 आई हैं, 4 आइलैंड जापान में ऐड हुए हैं। साउथ कोरिया का एक कोस्टल एरिया ऑफ जियोडाइवर्सिटी, मले पेनिनसुला जो कि थाईलैंड का कुछ पार्ट ऑफ माउंटेन रिज है, और ब्लैक सी जो कि जॉर्जिया में उसका कॉरिडोर वो भी ऐड हुआ है। बाकी कल्चरल साइट में आपको देखना है डच बॉर्डर डिफेंस लाइन, ठीक है, टर्की क्या है, और अर्सलांटे माउंट आर्कियोलॉजिकल टनल, कॉलोनीज ऑफ बेनिवोलेंस इन बेल्जियम एंड नीदरलैंड। फाइन। तो गाइस यहाँ पे मेरे डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कोई डाउट तो कमेंट करना। तब तक बाय बाय, टाटा।